हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्लास 9th आईसीएससी फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है उसके पार्ट डी की थ्योरी डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसी की एक्सरसाइज दैट इज 6D के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो इन टोटल देयर आर 16 क्वेश्चंस और हम हर क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। इसके एंड में कुछ एमसीक्यूज भी दिए हैं तो उसके भी आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इंफ्रारेड ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसका जो टेम्परेचर है वो राइज करता है। इवन अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर भी आपका राइज करता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। बाकी रह गया बेटा अपने डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ द वार्मिंग ऑफ द प्लैनेट सरफेस एंड इट्स लोअर टेम्परेचर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। शॉर्टर नहीं लिखना, लॉन्गर लिखना है। एमिटेड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं बेटा अपने सेकंड क्वेश्चन की। कहता है कि नेम 3 गैस ग्रीन हाउस गैसेस। हमने इसके बारे में डिस्कशन की हुई है बेटा। सबसे मेन तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है आपका। उसके बाद वाटर वेपर है आपका, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो भी लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब बेटा इसके अंदर आ जाते हैं। फिर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोलर रेडिएशन पास थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। दिए गए हैं और आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि एक तो आपकी विजिबल लाइट, दूसरा इंफ्रारेड ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, वो आपका इसमें से पास करता है मोर प्रिसाइजली। लेकिन हमें शॉर्टर और लॉन्गर वेवलेंथ की कोई बात नहीं लिखी हुई, तो इसलिए आंसर यहां पे आ गया, दैट इज द विजिबल लाइट और दूसरा इंफ्रारेड रेडिएशन। क्लियर, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा कि व्हाट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको क्या लगता है किस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका इतना ज्यादा होना हमारे अर्थ के सरफेस के अंदर। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था और यही पढ़ा था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, डिफोरेस्ट्रेशन की वजह से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कंटेंट लगातार बढ़ता जा रहा है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर। अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहते हैं नेम द रेडिएशंस व्हिच आर absorbed by the greenhouse gases। ऑब्वियस है इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ द लॉन्ग वेवलेंथ। मैंने आपको पहले भी कहा था शॉर्ट वेवलेंथ हमारे एटमॉस्फेयर के आर पर जाता है और जो लॉन्ग वेवलेंथ है, जो हमारा जो अर्थ का सरफेस है या पानी है जो रेडिएट करता है, यही एब्जॉर्ब करता है हमारे ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है जी। फिर हमारे पास आता है बेटा व्हाट वुड हैव बीन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इन द एब्सेंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस इन इट। सिंपल सी बात है, अगर हमारा ग्रीन हाउस जो गैसेस है वो प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। कहते हैं स्टेट द इफेक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस ऑन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। हमने अच्छी तरह बेटा पढ़ा था इसके बारे में भी कि हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस है अगर अप्रोप्रिएट अमाउंट में हो तो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है उसका एवरेज जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है आपका अर्थ के सरफेस का। ठीक है, एंड ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि इससे कम नहीं हो सकता और इससे ज्यादा अगर करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। फिर हमारे पास आता है बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लोबल वार्मिंग। हमने पढ़ा था कि ग्लोबल वार्मिंग मींस द इंक्रीज इन द एवरेज इफेक्टिव टेम्परेचर नियर द अर्थ सरफेस ड्यू टू द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज इन इट्स एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेज के बढ़ने की वजह से अर्थ के सरफेस के जो नजदीक इसका टेम्परेचर है, जो एवरेज इफेक्टिव टेम्परेचर है उसका लगातार इंक्रीज होना, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। फिर आता है कि व्हाट कॉजेज द राइज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। हमने बार बार इसके बारे में स्टडी किया है कि ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफोरेस्ट्रेशन, एक्सेस बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल, द कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसका अमाउंट पहले से ज्यादा बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है। ठीक, बढ़ गया है एंड बढ़ता जा रहा है। एंड जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज होंगी उतना ज्यादा वो एब्जॉर्ब करेगा इंफ्रारेड के लॉन्गर वेवलेंथ्स को और उतना ही ज्यादा हमारा जो टेम्परेचर है वो राइज करता जाएगा। ठीक है,
फिर कहते हैं स्टेट द कॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए सेम वही बात है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन, नेचुरल गैस के एक्सप्लोरेशन, बर्निंग ऑफ द बायोमास, नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन, ये जितनी बातें आप यहां पे बेटा लिखी हुई हैं इसको ध्यान से पढ़ो और यही मतलब घूम फिर के यही सारी बातें आपको पूछी जा रही हैं और उसका घूम फिर के वही सेम आंसर आपने लिखना है। अब हमें बात करनी है बेटा कि स्टेट द कॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कशन कर ली है कि ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन, नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन, बर्निंग ऑफ बायोमास, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एट द पोल्स। आप भी जानते हैं कि पोल्स पे क्या है, आइस है, राइट। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो जो स्नो है, वो आपकी जो आइस है बेसिकली वो आपकी मेल्ट हो जाएगी। उसके मेल्ट होने की वजह से जो हमारा सी लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जो कोस्टल रीजन के अंदर जितने भी शहर हैं वो उसके मतलब क्या कह सकते हो कि वो पे फ्लड आ जाएगा ड्यू टू एक्सेस ऑफ सी वाटर। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। अब कहते हैं स्टेट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन द कोस्टल रीजन। जो मैंने अभी आपको बताया वही यहां पर फिर से लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कहते हैं हाउ विल द ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट द सी लेवल्स। फिर से वही बात कि पोलर में जो आइस है, जो ग्लेशियर्स है, उनका मेल्ट होना, मेल्ट होने से सी लेवल का राइज होना और राइज होने से फ्लड आना मेरे कोस्टल एरिया के अंदर, ये सारी बातें यहां पर फिर से लिखी हुई हैं। फिर आता है कि हाउ विल द ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट द एग्रीकल्चर। हमने पहले भी कहा था टेम्परेचर राइज करने से जो एग्रीकल्चर एरिया है, लो लैटिट्यूड जो हमारा एरिया है वहां पर जो एग्रीकल्चर ईल्ड है वो बहुत कम हो जाती है। तो वही बात यहाँ लिखी, ग्लोबल वार्मिंग विल कॉज द ड्रास्टिक चेंज इन द पैटर्न ऑफ द विंड, रेनफॉल एक्सेट्रा एंड दस इट विल रिजल्ट इन द एग्रीकल्चर ईल्ड, लो एग्रीकल्चर लीड। ठीक है, फिर हमारे पास आता है बेटा स्टेट टू वेज टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अगर आपको याद हो मैंने आपको तीन तरह के मतलब जो कहते नहीं थे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से। ठीक है, एंड उन्हीं में से बेटा हम चाहें तो दो वेज ले सकते हैं। पहला तो यही है कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करें जस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज मैक्सिमम जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो हमारे जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के यूज की वजह से हमें मिलता है। दूसरा बेटा हमारे पास है दैट इज कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन थ्रू द फैमिली प्लानिंग, वेलफेयर रिफॉर्म्स एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इसके बारे में भी डिटेल आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप चाहें तो वीडियो में इसकी डिटेल्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बेटा व्हाट इज द कार्बन टैक्स एंड हु विल पे इट। सिंपल सी बात है, कार्बन टैक्स वो टैक्स है जो इंडस्ट्रीज को भरना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना कार्बन एमिट कर रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं और कितने घंटों के लिए काम कर रहे हैं और कितना टर्नओवर है पूरे इंडस्ट्री का। ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनको चार्ज किया जाता है और ये इसलिए भी चार्ज किया जाता है ताकि वो एक बेहतर टेक्निक का इस्तेमाल करके कम से कम कार्बन एमिशन करें। ठीक है, तो बाकी लिखना कैसे है ऑलरेडी यहां पे आपके सामने मैंने दिखा दिया है, तो आप देख सकते हो द कार्बन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन एमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्री, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आवर्स and the turnover of the factory is called the carbon tax. This tax shall be paid by the industries and this will encourage the industries to use the energy efficient techniques. I hope आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आगे होंगे। अब थोड़े से एमसीक्यूज हैं, जल्दी से वो भी देख लेते हैं। द ग्रीन हाउस गैस इज ऑफ कोर्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। कब से कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो बात कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद आता है द इंक्रीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर विल कॉज डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ऑब्वियसली इसका आंसर हमारा बी है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग। हम यही बातें तो कर रहे हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है कि विदाउट ग्रीन हाउस दैट इज इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस वुड हैव बीन, क्या टेम्परेचर डाउन हो जाएगा कितना, -18 डिग्री सेल्सियस, और यही इसका सही आंसर है। And last, the global warming has results in the increase in yield of crops, the decrease in sea levels, the decrease in human deaths or the increase in sea levels. Of course है बेटा, there is an increase in sea level क्योंकि yield of crops में decrease आया है, sea level बढ़ा है, human deaths बढ़ी हैं आपकी heat stroke की वजह से जो मैंने आपको बताया था। तो इसका सही आंसर क्या है आपका D। I hope आपको ये जितनी भी क्वेश्चन है और उनके आंसर समझ में आगे होंगे।
ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने एक्सरसाइज 6D के जो क्वेश्चन आंसर्स थे उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।